हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग। आज जो हम करने जा रहे हैं वाटर इन एटमॉस्फेयर, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 11th ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। की जो वाटर है एटमॉस्फेयर में कैसे मौजूद है, किस फॉर्म में मौजूद है और वो फॉर्म बनने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जिम्मेवार हैं, उसके लिए हम आज बात करने जा रहे हैं वाटर इन एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, आपको पता है वाटर की 3 स्टेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो है आपका स्नो के रूप में, लिक्विड जो है आपका इट सेल्फ इट इज वाटर, गैस जो होता है वो वाटर वेपर के रूप में होता है। वाटर वेपर को हम इसका गैसियस फॉर्म मान सकते हैं। और इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में जो पानी मौजूद है वो इनविजिबल वाटर वेपर्स के रूप में मौजूद है। एटमॉस्फेयर में पानी जो है अदृश्य जल वाष्प के रूप में पानी पाया जाता है। कहाँ पर? वायुमंडल में जल जो है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। अब जो वाटर वेपर्स हैं उनको हम, जो कि गैसियस फॉर्म में मौजूद हैं, इनविजिबल गैसियस फॉर्म में, अदृश्य जल वाष्प के रूप में, जो उसका गैसीय स्वरूप है जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, उसको हम मॉइस्चर भी बोल सकते हैं, नमी। आपको पता है एटमॉस्फेयर में जितना अधिक जल वाष्प होगा उतनी ही ज़्यादा नमी होगी। ठीक है, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। और जितनी ज़्यादा नमी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी ह्यूमिडिटी। क्या होगी? ह्यूमिडिटी। इसको बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है, ह्यूमिडिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है ह्यूमिडिटी? ये होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। जो हवा में वाटर वेपर्स का जितना अमाउंट होता है, जितनी मात्रा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी जो कि मॉइस्चर, एक नमी होती है। और वो किससे बनती है नमी? वो जितने ज़्यादा वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में, जो कि एक गैसियस फॉर्म में पानी की वाटर वेपर मौजूद रहेंगे एटमॉस्फेयर में, वो मॉइस्चर बनाएंगे। मॉइस्चर जो कि ह्यूमिडिटी है। और ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, इस चैप्टर का समझने में ज़्यादा आसानी होगी। हम चैप्टर करने जा रहे हैं 11th चैप्टर है ये, वाटर इन एटमॉस्फेयर, कि वायुमंडल में जल किस स्वरूप में मौजूद है, कैसे मौजूद है, कैसे बनता है, उसके पीछे पीछे क्या क्या फैक्टर मौजूद होते हैं। तो वाटर का मैंने 3 आपको फॉर्म बताए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो गैस होता है पानी, जो गैसियस स्वरूप में मौजूद है, वो वाटर वेपर्स के रूप में मौजूद होता है, जलवाष्प के रूप में मौजूद होता है। जलवाष्प क्या है? पानी का गैसियस स्वरूप है, गैसीय स्वरूप है। ठीक है, जितना ज़्यादा वाटर वेपर्स होगा उतना ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नमी होगी, जितना ज़्यादा नमी होगी उतनी ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। और ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ये क्या है? वाटर वेपर्स की मेनली स्टडी होगी हमारी। ठीक है, तो मेनली स्टडी हम क्या किसकी करेंगे? वाटर वेपर्स की, जो कि गैसियस फॉर्म होता है वाटर का। ठीक है, अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं जलवाष्प के। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वेपर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वेपर। देखिए क्या क्या इसके महत्व होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या क्या होती हैं। देखिए जितनी भी आपके इंसिडेंट होती हैं, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स, फोग, मिस्ट, ये सब किससे बनी होती हैं? ये वाटर वेपर से बनी होती हैं। और जितने भी ये प्रोसेस होती हैं ये जरूरी घटनाएं हैं, मौसम के लिए जरूरी घटनाएं हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी घटनाएं होती हैं। वर्षण हो गया, बादलों का बनना हो गया, कोहरा धुंध हो गया, ये सब के सब वाटर वेपर से मिलके बने होते हैं। तो ये वाटर वेपर का इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है? जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, जो सूर्य ताप जो होता है, जो हमें प्राप्त होता है, जो पृथ्वी को मिलता होता है, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। ठीक है, जो पृथ्वी पर आता होता है, तो ये सन है, यहाँ पर ये चमक रहा है, यहाँ से रेज आ रही हैं, ये अर्थ है, यहाँ पर क्या है? अर्थ है। यहाँ पर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, ये वाटर वेपर्स जो होते हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ इंसोलेशन को, सन रेज के कुछ पार्ट को ये वाटर वेपर जो मौजूद है एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित से क्या होता है?
पृथ्वी की जो तापमान की दशाएं जो होती हैं, टेम्परेचर जो कंडीशंस होती हैं, उनको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा सा पृथ्वी को हीट करने में ये काम आएंगे। तो ये अमाउंट ऑफ इंसोलेशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं वाटर वेपर, और पृथ्वी के ऊपर में तापमान की दशाओं को काफ़ी हद तक नियंत्रित करते होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है वाटर वेपर का। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ये जो हाइड्रोसाइकिल जो होती है, यानी कि जल चक्र जो होता है, ठीक है, कंडेंसेशन जिसमें होता है, ठीक है, वापस प्रेसिपिटेशन होता है, इवापोरेशन होता है, यानी कि जल चक्र, पानी गर्म हुआ, उसका भाप बना, ऊपर जाकर वो भाप वेपर्स कंडेंस्ड हो गई, संघनित हो गई, क्लाउड्स बन गए, बादल बन गए, उसके बाद सैचुरेटेड हो गए, वापस वो पृथ्वी पर आ गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, बारिश हो गई। तो वो हाइड्रोसाइकिल जो होती है सारी की सारी वाटर वेपर से ही सर्कुलेट होती है, ये जल वाष्प से ही चलती होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जल वाष्प। अब जो बताया मैंने ह्यूमिडिटी जो होती है, जो कि आपकी वाटर वेपर से या फिर मॉइस्चर से बनती होती है, ह्यूमिडिटी वाटर वेपर का ही एक्सटेंडेड स्वरूप है ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे इसको मापते होते हैं, इसके 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आपका अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तीसरा होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये 3 तरीके होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी जगह के आर्द्रता को मापते होते हैं, ह्यूमिडिटी को हम मेजर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होती है, इसका मापने का जो इकाई होता है वो होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या फिर दूसरी भाषा में अगर बात की जाए, इसको मापते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर्स, जो कि यहां पर ग्राम में मापा जा रहा है, टू द मास ऑफ क्या है, ड्राई एयर एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, वो किस में माप रहे हैं हम यहां पर, सेंटीमीटर क्यूब में। मास ऑफ वाटर वेपर्स कि कितना जलवाष्प मौजूद है, कैसे मापेंगे इसको, कि कितना जलवाष्प मौजूद है एक निश्चित तापमान पर उपस्थित शुष्क हवा में। ठीक है, कि ये कितना वाटर वेपर, जैसे कि मान लिया हमको दे दिया गया है कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, ये एयर है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अंदर में कितना ग्राम जलवाष्प होगा, ठीक है, कितना ग्राम जलवाष्प होगा, वो अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है कि मास ऑफ वाटर वेपर कितना, जो कि ग्राम में बताएंगे, और किस में है वो, मास ऑफ ड्राई एयर एट ए गिवन टेम्परेचर में है। तो जो ये गिवन टेम्परेचर है ये सर्टेन नहीं होता है, ये निश्चित नहीं होता है, ये बढ़ता घटता रहता है। मान लिया यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, उस ड्राई एयर जो थी यहाँ पर, जो कि ड्राई एयर थी, उसकी नमी धारण करने की क्षमता जो होगी, मॉइस्चर गेन करने की कैपेबिलिटी जो होगी, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर जो है यहाँ पर गिवन टेम्परेचर कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ये कम हो जाता है तो उसका मतलब क्या होगा, ठंडी हो गई है, और ठंडी जब हो गई है हवा तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी नमी धारण करने की क्षमता भी घट जाती है। इसका मतलब क्या है, अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होती है इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर होती है, वो तापमान से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसलिए इसका सर्टेन यूनिट को मेजरमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा हार्ड होता है। इसलिए अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होता है आर्द्रता को मापने के सही आंकड़ों का आकलन नहीं कर पाती है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं absolute humidity is inversely proportional to volume of air। वॉल्यूम ऑफ एयर क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर जो है यहाँ पर ड्राई एयर, वो सर्टेन टेम्परेचर पे है। जैसे ही वॉल्यूम ऑफ एयर बढ़ेगा, उसकी नमी धारण करने की क्षमता जो है, यहाँ पर जो ड्राई एयर थी, मान लिया ये 10 सेंटीमीटर क्यूब थी,
तो इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसकी नमी धारण करने की क्षमता कितनी है। अगर इस वॉल्यूम को हम बढ़ा देंगे तो उसकी ड्राई एयर की नमी धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी तो क्या है, हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगा। तो ये एक फिक्स मेथड नहीं होता है इसको मापने का, इसलिए उतना ज़्यादा ये विश्वसनीय नहीं है। समझ में आ गया होगा ना। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। उसका यूनिट जो होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि कितना ग्राम वाटर वेपर मौजूद है एक फिक्स वॉल्यूम है ड्राई एयर की उसमें, और वो ड्राई एयर कहाँ पर मौजूद है, गिवन टेम्परेचर पर, एक सर्टेन स्पेसिफिक टेम्परेचर में मौजूद है। अगर इस ड्राई एयर का वॉल्यूम आयतन जब हम बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एयर बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा एयर का। वो ड्राई एयर का जब क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसकी मॉइस्चर गेन करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी क्या है, फ्लक्चुएट हो जाएगी। इसलिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करते हैं हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विशिष्ट आर्द्रता मापने की जो इकाई होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की जब बात आएगी तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है ग्राम पर यूनिट किलोग्राम। ठीक है, ग्राम पर किलोग्राम। अब यहां पे जो ग्राम है इसका मतलब क्या है, ये वाटर वेपर है प्रेजेंट किसमें, एक फिक्स वॉल्यूम है। यहां पर ये क्या है, किलोग्राम, फिक्स वॉल्यूम ऑफ या फिक्स वेट ऑफ ड्राई एयर है, सॉरी फिक्स वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर है। ठीक है, यानी कि एक नम हवा में मॉइस्ट एयर है ऑलरेडी वो, ठीक है, उसका नमी अवशोषित करने की जो क्षमता है हमको पता है क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही मॉइस्ट है। तो इसका मतलब क्या है, वो फिक्स हो गई है एयर, यहां पर उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि एब्सोल्यूट में क्या हो रहा था, आपकी ड्राई एयर थी उसमें चेंज हो रहा था वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ। यहां पर क्या है, कांस्टेंट हो गया है, एयर का सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, वो ज्यादा मॉइस्चर को अब क्या बोलते हैं ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। तो ये क्या है, ग्राम पर यूनिट किलोग्राम ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी कि अब ज्यादा और वो नमी को अवशोषित नहीं कर पाएगी, ये उसका सैचुरेशन लेवल आ गया है। तो सैचुरेशन जब लेवल आ गया है, ज्यादा फ्लक्चुएट यहाँ पर एयर का वॉल्यूम जब नहीं हो रहा है, तो जो आंकड़े मिलेंगे हमको वो भी क्या मिलेंगे, हमको फिक्स ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्या बोलते हैं कमरा है, उस कमरे में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है, उसके अंदर में वाटर वेपर जो है वो 2 किलोग्राम है। वो कितना है, 2 किलोग्राम है। एक कमरा है उसके अंदर में हवा मौजूद है, उस हवा में क्या है आपका 2 किलोग्राम वाटर वेपर मौजूद है। ठीक है, 2 किलोग्राम वाटर वेपर मौजूद है। ठीक है, और 10 किलोग्राम वहां पर टोटल हवा है। 10 किलोग्राम वहां पर रूम टेम्परेचर पे हवा मौजूद है 10 किलोग्राम। तो लगभग कितना हो जाएगा, 0.2 किलोग्राम इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगा। आगे समझ में, 0.2 किलोग्राम क्या हो जाएगा, ये आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक कमरा था उसमें 2 किलोग्राम वाटर वेपर मौजूद था, उसमें जो टोटल हवा थी मॉइस्ट एयर जो थी वो 10 किलोग्राम थी, तो उससे हम अपना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें जो टोटल हवा है उसका वॉल्यूम एकदम कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, इसकी वजह से इसकी जो वैल्यूज आती हैं उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है, इसलिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय है ह्यूमिडिटी को मापने के लिए। इसलिए मेट्रियोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है, मौसम विभाग जो होता है, उसमें ह्यूमिडिटी को मापने के लिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का यूज किया जाता है मेट्रियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसी को यूज करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी वाला आपका मेजरमेंट फॉर्मूला है, तो इसीलिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अब तीसरा आता है तरीका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तीसरा जो आता है हमारा उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक एग्जांपल से समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक रूम है, एक कमरा है, उसमें जो वाटर वेपर मौजूद है मैंने बताया वो 2 किलोग्राम। ठीक है, जो ग्राम पर यूनिट किलोग्राम माप रहे थे, और इसके अंदर जो 2 किलोग्राम मौजूद है, टोटल एयर जो मिक्सचर है वो 10 किलोग्राम है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना होगा,
2/10, इसका मतलब 0.2 किलोग्राम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये ड्राई एयर था यहाँ पर जो मौजूद था, ये मतलब कि नॉर्मल एयर था। हो सकता है उस नॉर्मल एयर को सैचुरेट करने के लिए और ज़्यादा वाटर वेपर्स की जरूरत होती है। सैचुरेशन मतलब क्या होता है, ये होता है सिंपल हवा, ठीक है। मान लिया कि ये ड्राई है, इसका टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है, शुष्क हवा है। शुष्क हवा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा वाटर वेपर अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा उसमें बहुत ज़्यादा नमी छोड़ दी, उस कमरे में हमने बहुत ज़्यादा नमी छोड़ दी, तो क्या होगा, जो हवा जो वहाँ पर मौजूद थी उन नमी की बूंदों को अवशोषित कर लेगी, और एक टाइम आएगा उन बूंदों का जब वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएंगी, उसके बाद वो कंडेंसेशन उनके अंदर में होना शुरू हो जाएगा। देखिए सिंपल कमरे में जाएंगे तो आपको हवा मौजूद मिलेगी जिसको आप महसूस नहीं कर पाओगे। अगर सेम कमरे में आप बहुत ज़्यादा नमी छोड़ दोगे तो क्या होगा, वहाँ की हवा उस नमी को अवशोषित कर लेगी, और एक समय के बाद आपको दीवारों पर पानी की बूंदें जमना शुरू हो जाएंगी, दिखाई देंगी ऐसा। तो जब दीवारों पर पानी की बूंदें जमना शुरू हो जाती हैं, वहीं पर क्या है, उस हवा का सैचुरेशन लेवल आ जाता है। उसके अलावा और नमी वो अवशोषित नहीं कर पाएगी, वो उसका सैचुरेशन लेवल आ गया, जिसके बाद उसमें कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये सैचुरेशन ह्यूमिडिटी था 0.2 किलोग्राम। अगर हम इसको सैचुरेट करते हैं, मान लिया 2 किलोग्राम नमी थी पहले से ही, इसमें और ज़्यादा 5 किलो वाटर वेपर ज़्यादा मौजूद कर दिया, इसमें ऐड कर दिया 5 किलो हमने इसमें वाटर वेपर ऐड कर दिया इसको सैचुरेटेड करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, लगभग 40% हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करोगे इंटू 100 करके, इंटू में 100 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लगभग 40% हो जाएगा। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, तो इसको मापने का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। दूसरी भाषा में अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो क्या होगा, फॉर्मूले को यहां पर लिखा जाए तो क्या होगा, मास ऑफ वाटर वेपर इन एयर, मास ऑफ वाटर वेपर इन एयर डिवाइड बाय mass of water vapor required to saturate the air, तो हमने बताया था ना कि 2 किलोग्राम वाटर वेपर था और उसको सैचुरेट करने के लिए कितना किलोग्राम की जरूरत और पड़ी थी हमको, 5 किलोग्राम की, ठीक है, और इंटू 100, तो उससे वो कितना हो गया था आपका 40%। तो ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। बता चुका हूँ, इसको मापने का कोई यूनिट नहीं होता है। ये वाटर वेपर से सैचुरेट करने के लिए जितना वाटर वेपर रिक्वायर है उसका रेशियो होता है डिवाइड इंटू 100 का, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले थे जो कि ह्यूमिडिटी को मापने में काम आते हैं, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए काम आते होते हैं, ठीक है। आगे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% आया, यहाँ पर कितना आया है, 40% आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट एक्चुअली मीन्स 40% ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड बिफोर बीइंग सैचुरेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, 40% जलवाष्प का वो हवा, 40% जलवाष्प का भाग वो हवा होल्ड करके रख सकती है सैचुरेटेड होने से पहले। यानी कि वाटर वेपर जलवाष्प जो है एग्जैक्टली ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में जब बदलेगा उससे पहले उस वाटर वेपर का वो 40% भाग को वो होल्ड करके रख सकती है, वो उसका कैपेसिटी होता है उतने वाटर वेपर को होल्ड करने का एयर का, ठीक है। और जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी हाई होगा उतना ही ज़्यादा रेन का चांस आपका बढ़ जाता है। क्यों, देखिए मान लिया 100% ह्यूमिडिटी हो गया, ऐसा मतलब क्या है, उसकी नमी धारण करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल अब शून्य हो गई है, यानी कि उसने मैक्सिमम लिमिट तक का नमी ऑब्जर्व कर चुकी है। अब वो किसी भी पल वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाएगी, और वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाएगी दूसरा मतलब क्या है, बारिश हो जाएगी। तो हायर द ह्यूमिडिटी हायर विल बी द चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये आपको बात बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में बिल्कुल रखना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे।
कैलकुलेशन करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लेकर। कैलकुलेशन में क्या होगा, हम 3-4 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा टेम्परेचर, यहाँ पर आपका क्या आएगा, टेम्परेचर, ठीक है। फिर आएगा वाटर वेपर क्वांटिटी, वाटर वेपर का जो मास है वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका एयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, यहाँ पर एयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ठीक है। सबसे लास्ट में आएगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि थोड़ा सा हाई है, ठीक है, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल 25 ग्राम हवा में मौजूद रहेगा उस वक्त वाटर वेपर। कम रहेगा, क्यों, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ही आपका वाटर वेपर कम मौजूद रहेगा, ठीक है। फिर एयर कैपेसिटी है, यानी कि शुष्क हवा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी, यानी कि वो 100 ग्राम तक होल्ड कर सकती है टोटल हवा जो होती है, ठीक है। यानी कि मैंने फिर से बता देता हूँ, टेम्परेचर 40 डिग्री है, अभी 25 ग्राम मौजूद है वाटर वेपर उस हवा में, लेकिन उस हवा की कैपेसिटी क्या है, 100 ग्राम तक वाटर वेपर को वो होल्ड कर सकती है, यानी कि 25 से 100 ग्राम तक उसको जाना है। तो इसका कितना परसेंट हो जाएगा फिर ये 25 रिलेटेड ह्यूमिडिटी इंटू 100/100, कितना हो जाएगा ये 25% हो जाएगा उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। आगे समझ में कुछ कैलकुलेशन है, बता रहा हूँ कि 40 डिग्री तापमान पे हवा में मौजूद है वाटर वेपर 25 ग्राम, लेकिन वो हवा 100 ग्राम वाटर वेपर को होल्ड करके रख सकती है, तो कितना परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुआ, 25/100 इंटू 100, 25%। टेम्परेचर घट जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, वाटर वेपर मान लिया कांस्टेंट रहते हैं 25 ग्राम ही, तो एयर कैपेसिटी थोड़ा सा उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि तापमान गिर गया है, उतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं गेन कर पाएगी, 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया, 25/50 इंटू 100, यानी कि 50% हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है। आगे समझ में, तो जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा, 40 डिग्री है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी ही कम होती है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी के। ये आपका एक फॉर्मूला और यहाँ से निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को समझाने के लिए था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ड्यू पॉइंट की। ड्यू पॉइंट क्या होता है, औसांक बिंदु क्या होता है, ड्यू पॉइंट, ठीक है। ड्यू पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर RH जो होता है, द टेम्परेचर एट विच RH, बोले तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स 100%। एक तापमान जिस पर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, ठीक है, मतलब जितना कैपेसिटी उतना होल्ड किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, हवा का कैपेसिटी 100 होता है, उसने 100 ही वाटर वेपर को होल्ड किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, एयर जो है सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई है, बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पर, संतृप्त बिंदु पर पहुंच गई है। उसके बाद क्या है, इसके बाद तो सिर्फ कंडेंसेशन ही होगा, उसके बाद तो क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल पीक पॉइंट पर पहुंच गई है हवा, उसके बाद और नमी को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। इस सैचुरेशन पॉइंट पर आकर एयर विल स्टार्ट कंडेंसिंग, ठीक है, उसमें संघनन होना शुरू हो जाएगा। और बोल सकते हैं टेम्परेचर एट विच, दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर एट विच एयर स्टार्ट्स सैचुरेटिंग, ठीक है, वो तापमान जिस पर हवा संतृप्त होना
शुरू हो जाती है। यहीं से वाटर वेपर का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। यहीं से वाटर वेपर का क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। यही आपका ड्यू पॉइंट होता है, ठीक है, यही आपका औशांक बिंदु होता है, ठीक है। अगर ड्यू पॉइंट मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस है तो क्या है, 0 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका रेनफॉल होगा। और लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है और इक्वल टू, तो आपका क्या होगा, स्नोफॉल होगा, जैसा कि आपका माउंटेन्स रीजन में होता है हमेशा, ठीक है। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। कुछ एक छोटी छोटी टर्म्स और है, वो आपको बिल्कुल एक सिंगल लाइन में समझा देते हैं, समझ में आ जाएंगे अच्छे से। कौन कौन सी है, पहली होती है आपकी इवापोरेशन, इवापोराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब वाटर जो होता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होता है। पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को जो गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है, पानी गैसियस फॉर्म में आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इवापोराइजेशन बोलते होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये होता है टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट इवापोरेटिंग, टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स इवापोरेटिंग। देखिए, एक पानी था, उसको गर्म किया तो क्या हुआ, पानी ठंडा था, थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पानी उस लेवल पर गर्म हो जाएगा कि अब उससे भाप बनना शुरू हो जाएगी। तो वो जो भाप बनना शुरू होती है जिस टेम्परेचर पर, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। और जब कंप्लीटली भाप बन जाती है, टेम्परेचर एक्सेस कर जाता है, तो वो इवापोराइजेशन होता है, ठीक है। तीसरा आता है आपका, तीसरा टर्म जो होता है वो होता है कंडेंसेशन। क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन क्या होता है, जब वाटर वेपर जो होती हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि जो भाप होती हैं, जो इनविजिबल गैसियस फॉर्म होता है वाटर का, जब वाटर वेपर जलवाष्प जो होती हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, यानी कि पानी की बूंदों में, तरल की बूंदों में बदल जाती हैं, वो कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। वो कि क्या होता है, लिक्विड होता है आपका, ठीक है। गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। फिर क्या होता है, सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है, जब क्या होता है, वाटर वेपर, इसमें तो कंप्लीट क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गया है, ये कंप्लीट हो गया है ये प्रोसेस। ये भी क्या था, यहां पर कंप्लीट हो गया है। ये क्या था, इनिशिएशन था, यहां पर इसके शुरू होने का इनिशिएशन था, ये शुरुआत थी इसकी, तो ये शुरुआत होगी इसकी। आगे बात समझ में, सैचुरेशन शुरुआत होगी कंडेंसेशन की, जब वाटर वेपर स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड। जब शुरुआत होती है, वो बिंदु पहुंच जाता है तो सैचुरेशन पॉइंट होता है, और जब सैचुरेशन हो जाता है तो कंडेंसेशन होता है। तो ये शुरुआत होती है कंडेंसेशन होने की, सैचुरेशन शुरुआत है कंडेंसेशन होने की, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन शुरुआत है इवापोराइजेशन होने की, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब आपका वाटर वेपर जो होता है डायरेक्टली जब आपका सॉलिड में या स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। वाटर वेपर कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू स्नो और सॉलिड पार्ट, ठीक है। सबसे लास्ट में होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ध्यान देने वाली सबसे ज्यादा बात
ये होती है। कुछ एक कण जो होते हैं मौजूद होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि NaCl, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं। ये क्या होते हैं? वाटर लवर होते हैं। ये जब वातावरण में मौजूद रहेंगे, जैसे ये कण मौजूद हैं और पानी की वाटर वेपर जैसे ही इनके पास में आएगी तो ये उनको अपने आसपास में चिपका लेते हैं, आसपास में चिपका लेते हैं, ये जो NaCl के पार्टिकल्स होते हैं, और चिपका के उन वाटर वेपर से, उन जलवाष्प से क्लाउड्स का निर्माण करते हैं, बादलों का निर्माण करते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके क्लाउड फॉर्मेशन में। आगे थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा। इन्हीं की वजह से क्या है आपका कंडेंसेशन होता है, लिक्विड में बदल पाते हैं कंप्लीटली। वाटर वेपर आ जाएंगे, सारे जुड़ जाएंगे, बादल बन जाएगा, बादल बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है? कंडेंसेशन हो गया है ना। क्या बोला मैंने? ये NaCl जो पार्टिकल होते हैं वाटर लवर होते हैं। ये NaCl पार्टिकल जब हवा में मौजूद रहेंगे तो ये वाटर वेपर को, जलवाष्प को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जलवाष्प इनसे आके जब चिपक जाएंगे तो इनके बादल बन जाएंगे। जो बादल बन जाएंगे इसका मतलब क्या है? कंडेंसेशन स्टार्ट करेंगे। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं जो कंडेंसेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक हमारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी थी जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक एक लाइन में आपको डिफाइन यहाँ पर करवा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आती है आपको बहुत आसान टॉपिक है अगला भी आपका, कि कंडीशन क्या क्या होती है कंडेंसेशन की। कंडीशन फॉर कंडेंसेशन, संघनन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, ठीक है। ए क्या होती है? जब किसी एयर का जो मॉइस्चर लेवल होता है वो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि कोई हवा है, उसमें जो नमी है वो एक बिल्कुल पीक लिमिट तक जब पहुंच जाती है, या फिर उस हवा में उतना कैपेसिटी नहीं बचता है कि वो फर्दर मॉइस्चर को ग्रहण कर पाए, तो वो कंप्लीटली वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाएगी। इसके बाद आपका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात, या फिर इस एयर के टेम्परेचर को, मान लिया कोई ड्राई एयर है, उसके टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए? लो कर दिया जाए, और उसके वॉल्यूम को भी क्या है? लो कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या है? हवा ठंडी हो जाएगी। वॉल्यूम कम हो जाएगी, इसका मतलब उसको सिकुड़ जाएगी तो क्या है? वो कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस हो जाएगी तो क्या है? आपका लिक्विड में आपका चेंज हो जाएगा वाटर वेपर जो होता है। तो ये कुछ एक कंडीशंस होती हैं जो कि आपके कंडेंसेशन प्रोसेस को रिवाइज करती हैं, इनिशिएट करती होती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एक टर्म्स और होती हैं, जैसे कि आपका ड्यू हो गया, मिस्ट हो गया, फॉग हो गया। ये क्या क्या होता है? बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सबके अंदर में। ड्यू बोलते हैं ओस को, ठीक है। यहां पर वाटर वेपर जो होता है वाटर की फॉर्म में मिलता है कूलर सॉलिड सरफेस पर, ठीक है। यानी कि वाटर वेपर जो है, यहां पर वाटर वेपर कूलर सॉलिड सरफेस पर कंडेंस हुआ, ठीक है। कहां पर कंडेंस हो रहा है? कंडेंस्ड कहां पर हो रहा है? ये कूलर सॉलिड सरफेस पर, ठीक है। और किस फॉर्मेट में हो रहा है? ये ओस है तो उसका मतलब क्या है? वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है ना, पानी की बूंदों के रूप में। तो यहां पर क्या होता है, जब जलवाष्प कंडेंस संघनित हो जाती हैं, एक क्या बोलते हैं सॉलिड ठोस धरातल पर वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में वो ड्यू होता है हमारा, ठीक है। तो क्या होता है, ड्यू का जो टेम्परेचर ये है 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होता है, इसलिए वो पानी के रूप में मौजूद रहता है। 0 से कम हो जाएगा तो क्या है? बर्फ जम जाएगी आपकी, ठीक है। और आइडियल कंडीशन क्या क्या होती है ड्यू बनने के लिए? कंडीशन कौन कौन सी होती हैं आपकी? कब बनेगा ओस आपका, ठीक है। कौन कौन सी शर्तें होती हैं? लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट होनी चाहिए, लॉन्ग कोल्ड नाइट, ठीक है, ठंडी हवा होनी चाहिए। काम एयर होना चाहिए, शांत हवा होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट स्काई होना चाहिए, पारदर्शी आसमान होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस होती हैं। और आपका RH जो होता है हाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि नमी धारण करने की क्षमता जो होती है हवा की एकदम
बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट पे पहुंच जानी चाहिए, तभी वो वाटर ड्रॉपलेट के रूप में हमको कंडेंस हुआ मिलेगा, ड्यू जो होता है। ठीक है, दूसरा होता है फ्रोस्ट, ये होता है पाला। बस सब कुछ सेम रहेगा फ्रोस्ट में, ये इन फॉर्म ऑफ आइस हो जाएगा यहाँ पर। इन फॉर्म ऑफ पाला जो पड़ता है बर्फ के रूप में पड़ता है, ओस जो पड़ती है पानी के रूप में पड़ती है, लेकिन दोनों ही क्या होती है, वाटर वेपर होती हैं, दोनों ही कंडेंस्ड होती हैं और दोनों ही सॉलिड सरफेस पे होती हैं, कूलर सॉलिड सरफेस पे। लेकिन ये तो ड्यू होता है लिक्विड फॉर्म में, ये होता है आइस फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका मतलब टेम्परेचर ये इसका होगा लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तभी तो ये जम पाएगा, तभी ये जम पाएगा, इसलिए ये फ्रोस्ट कहलाता है। कंडीशन इसके लिए भी बिल्कुल आपकी सेम होती हैं, कंडीशन यहाँ पर भी आपकी क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक बच गया हमारा मिस्ट एंड फोग। मिस्ट एंड फोग यानी कि कोहरा एवं धुंध। ठीक है, मिस्ट को क्या बोलेंगे आप, धुंध, और ये क्या होता है आपका कोहरा। देखिए पहला डिफरेंस तो क्या होता है, अगर विजिबिलिटी दृश्यता जो होती है इसमें 1000 मीटर या उससे ज़्यादा होती है और मोर, इसमें क्या होती है 10 मीटर से लेके आपकी 1000 मीटर तक होती है, यानी कि ये थिक लेयर होती है फॉग की। फॉग लेयर क्या होती है, थिक लेयर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। ठीक है, तो मान लिया कि ये कोई एयर मास है, वायु राशि है। ठीक है, ये इसमें वाटर वेपर हैं बहुत सारे, ये वाटर वेपर हैं, मौजूद होते ही आपको पता है। एयर मास है और ये इसके अंदर में क्या है, वाटर वेपर है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर है। मान लिया टेम्परेचर गिर जाता है, इसका टेम्परेचर गिर जाता है डिक्रीज सडनली, तो क्या होता है एटमॉस्फेयर में जो भी, इस एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो भी आपके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई थे यानी कि NaCl वाले जो थे, वो वाटर ड्रॉपलेट को अपने आसपास चिपकाना शुरू कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, चिपकाएंगे तो क्या होगा, एक क्लाउड्स बन जाएगा। क्लाउड्स जब बन जाएगा तो क्या होगा, आपका एक थिक लेयर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल हो जाएगा सराउंडिंग में, तो इसलिए वो फिर क्या है आपका फॉग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका फॉग कहलाएगा। ये फॉग जो होता है ये क्लोज टू ग्राउंड होता है, क्लोज टू ग्राउंड लेवल होता है। और मिस्ट जो होता है वो क्या होता है आपका सस्पेंडेड रहता है, थोड़ा सा ऊपर की दिशा में रहता है, ऊपर ही रहता है धरातल से जो होता है। ठीक है, इसमें विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है फॉग। बाकी दोनों के बनने का प्रेशर कम ही होता है, दोनों के बनने का प्रोसेस क्या होता है, कम ही होता है। बोल सकते हैं टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैंगिंग इन एयर इज कॉल्ड एज मिस्ट। और फॉग में क्या होता है आपका जनरली क्या होता है, विजिबिलिटी घट जाती है, एक थिक लेयर ऑफ गैसियस मिक्सचर विद वाटर ड्रॉपलेट हो जाता है, बहुत सारे पार्टिकल मिल जाते हैं और जो विजिबिलिटी को कम कर देते हैं, फॉग कहलाता है हमारा। ठीक है, वो फॉग कहलाता है। बस एक छोटा सा डिफरेंस ये रहेगा, मिस्ट में जो होता है आपका वाटर वेपर ज़्यादा रहता है, फॉग में थोड़ा वाटर वेपर आपका कम रहता है। फॉग में क्या है आपका स्मोक वगैरह भी, क्योंकि क्लोज टू ग्राउंड होता है तो स्मोक वगैरह सैंड पार्टिकल वगैरह भी इसमें मिक्स हो जाते हैं और इसलिए विजिबिलिटी इसकी घट जाती है। ठीक है, तो कुछ एक टॉपिक्स थे आज के, बाकी बचे हुए टॉपिक जो है क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन जो है, बारिश और बादल का बनना जो है, वो आप अपने की अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही।